हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और सब्जेक्ट हमारा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सब, जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस बार आप लोग पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है। तो जितना भी पढ़ सके आप लोग, और प्लस नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक थोड़ी देखिए मार्क्स में तो फर्क पड़ ही जाएगा, और प्लस लास्ट टाइम पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी विदाउट नोट्स कंप्लीट करने में। ठीक है, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम जब आए तो खाली रिवीजन करना पड़े और आप लोग का अच्छा एग्जाम जाए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू देखेंगे, प्लस जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उनको देखेंगे, जिससे छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग के जो मार्क्स होते हैं गेन होते हैं, हाईलाइट हो जाता है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, इंग्लिश में हो जाएगा फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। किसी भी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों के संबंध में भी विद्वानों ने विचार दिया है। ठीक है, तो नेता के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि अब हाईलाइट ही रहते हैं ज़्यादातर नेता। ठीक है, तो नेता कैसे होते हैं? जो भी अपने लीडर देखिए, लीडर आप मानिए, ज़्यादा उस पर मत जाइए कि क्लास का मॉनिटर क्या होता है, पूरा देख रेख करता है हर चीज़ की, तो वैसे ही इस पे नेता के बारे में हो जाएगा। और कुछ जो हमारे इस पे वैज्ञानिक से उन्होंने क्या बोला है, विद्वानों ने, रेमसेयर तथा अन्य ने क्या क्या कहा है उसके बारे में देखेंगे। इन्होंने बोला है कि ओहियो जो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों तथा उनके व्यवहारों के संबंध में अध्ययन किया है उन्होंने। और इसके मतानुसार शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों में निम्नलिखित 9 क्षेत्रों को गिनाया है। ठीक है, तो एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे कि किसने 9 क्षेत्रों को गिनाया है, तो आप इसको पहले अंडरलाइन कर लें या इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले कि रेमसेयर तथा अन्य ने कहा है, और कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ओयो विश्वविद्यालय हो जाएगा कि शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के बारे में इस पे 9 पॉइंट्स को बताया है इन्होंने। ठीक है, अब कौन कौन से 9 पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है ये। और इस पे दिया गया है कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना। ठीक है, तो कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड दिया गया है नीति निर्धारित करना, और फिर इसके बाद थर्ड है कार्यों का निश्चित करना। फोर्थ में हो जाएगा प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। फिफ्थ में दिया गया है प्रभाव का मूल्यांकन। सिक्स्थ में हो जाएगा शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। और सेवंथ में हो जाएगा समाज के शैक्षिक संबंधों का उपयोग करना। ठीक है, और फिर 8 पॉइंट में हो जाएगा समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। और लास्ट में हो जाएगा संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जिसपे कि हमारे 9 पॉइंट दिए गए हुए हैं, और इनको ही आप लोगों को थोड़ा सा अंडरलाइन करके कैसे भी करके आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट देखिए, अब सीधी सी बात है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो भी आप लोग पढ़ के जाएंगे उसी का कुछ परसेंट ही याद रहेगा, बाकी सब आप लोगों को उसी से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिट्टो आप छाप नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे छोटी क्लास तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको जो चीज़ लिखी है वही रट के चले गए, तो ये सब तो हो नहीं पाएगा। बट जो भी हम लोग पढ़ेंगे या फिर जो भी आप लोग जो देखेंगे, तो उसको क्या है पहले आप लोग समझेंगे, क्योंकि बड़ी क्लासेस यही होता है कि आपने अंदर जितना भी होता है वो सब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 9 पॉइंट हो गए। तो 9 पॉइंट को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद दिया गया है उपर्युक्त कार्यों का जो संपादन है करने में ही शैक्षिक नेतृत्व शक्ति की परीक्षा होती है। जितने भी कार्य होते हैं, जो देखिए लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप वही अच्छा होता है
जो उसको अच्छे से मेंटेन कर पाता है, जो भी उसको पालन कर पाता है। तो ये हमारे नौ जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी इन जो 9 पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से पालन कर लेगा वही एक अच्छा लीडर होगा। ठीक है। फिर दिया गया है शैक्षिक नेतृत्व द्वारा यदि उद्देश्यों को गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत निश्चित किया जाता है तथा उपयुक्त नीतियों को निर्धारित किया जाता है और किए जाने वाले कार्यों का नेताओं द्वारा ठीक प्रकार से अवलोकन किया जाता है तो कार्य सफलता में कोई संदेह नहीं रहता है। ठीक है। और इस पर दिया गया शैक्षिक नेता शिक्षण संस्था के लिए सजग प्रहरी होता है। संस्था के लिए समाज की जो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है उसका लाभ उठाने में शैक्षिक नेता जो होता है अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है। ठीक है। अब कुछ नेता तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ क्या होते हैं वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जो कुछ नेता हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख सकते हैं, बहुत अच्छे नेता थे। ठीक है। तो उन्होंने अच्छा मतलब कि करा था, और भी काफ़ी नेता हैं तो उनका जो लीडरशिप था बहुत ही अच्छा था। ठीक है। और फिर इसके बारे में आगे दिया गया है फिर इस पे दिया गया उनका लाभ उठाने में शैक्षिक नेता अपनी पूरी शक्ति को लगा देते हैं। इसके बाद दिया गया वस्तुतः किसी भी विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो एक प्रधानाचार्य उनको नेता बोला गया है, कि उपयुक्त व्यवहार को देखकर ही समाज के व्यक्ति उस विद्यालय की कटुता समाज के व्यक्तियों को कट्टर शत्रु बना देती है, साथ ही इस सामाजिक व्यक्तियों को विद्यालय के प्रति उदासीन भी बना देती है। फिर इसमें दिया गया है कहा जा सकता है कि विद्यालय की सतत उन्नति के मूल्य में शैक्षिक नेता को कार्यशैली तथा उसका कौशल व्यवहार ही होता है। नेता द्वारा अपने आश्रित व्यक्तियों के साथ शिक्षण संस्था को प्रगति के संबंध में यथाकथा विचार विनिमय करना भी साथियों की सद्भावनापूर्ण भावनाओं को उभारने में सहायक होता है। संरक्षण को तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ विद्यालय की उन्नति के लिए विचार करना वास्तव में सामाजिकों की सहानुभूति तथा सद्भावना को प्राप्त करना है। शैक्षिक नेतृत्व द्वारा इन सभी कार्यों को करने में सदैव सजग एवं तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इस लीडरशिप में अच्छी बात यह है कि आप लोग को जो हमारे वातावरण में चल रहा है, मतलब कि आसपास का जो भी माहौल है उससे भी आप लोग अच्छा खासा इस पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो देखिए बुक तो आपको देखनी पड़ेगी, बट उसके अलावा भी आप लोग कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसमें खाली क्या है कि इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे विद्वान हैं उनके नेम्स याद कर लीजिए, उनसे रिलेटेड कितने इन्होंने पॉइंट्स दिए उनको याद कर लीजिए। ठीक है। और अंडरलाइन करके करेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आप लोग नोट करें फिर उसको अंडरलाइन कर लें, तो कि हाईलाइट मतलब कि कर लें कि इनका ये पॉइंट था। जैसे कि इस पर दिया गया था रेमसियर का, तो 9 रेमसियर तो देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, रेमसियर थे, रेमसियर के कितने दिए गए थे, 9 पॉइंट्स दिए गए थे तथा उनके। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आप इनके पॉइंट से बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? पहले उसको इनको जब तक मतलब कि पता नहीं होगा तब तक आप लोग कैसे बता पाएंगे? तो वैसे ही इनको हाईलाइट करके आप लोग याद करेंगे ना तो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, माइंड में मेकअप रहेगा कि हाँ इस पे ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, तो ऐसे जल्दी तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि पूरा थ्योरी रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तैयारी करने में, क्योंकि एमसीक्यू में तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपने पढ़ा और वहाँ पे जाके आपको सारा चीज़ होता ही है, बट प्लस ये भी हो जाता है कि कभी आता है कभी नहीं आता है, हिंट के तौर पे भी आप लोग तरीके इसमें याद कर सकते हैं। बट इस पर क्या है, इस पर तो आप लोगों को लिखना है, तो ज़्यादा से ही आप लोग को अभी से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इस पर दिया गया रेमसियर तथा अन्य के साथ ग्रेग ने क्या है, ग्रेग ने भी शैक्षिक नेतृत्व के कुछ प्रमुख कार्यों को स्पष्ट किया है।
इनका जो संक्षेप में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार उल्लेख करिए, 7 हैं। पहला दिया गया निर्णय लेना, सेकंड में दिया गया योजना बनाना, थर्ड में व्यवस्था करना, और फोर्थ में हो जाएगा विचार विनिमय करना, और फिफ्थ में हो जाएगा प्रभाव डालना, सिक्स में हो जाएगा समन्वय करना, और सेवंथ में हो जाएगा मूल्यांकन करना। ठीक है, तो रेम्स शेयर तथा अन्य के साथ जो ग्रेग ने शैक्षिक दिए थे उस पर कितने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट दिए गए हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा ग्रेग द्वारा संपादित शैक्षिक नीति के कार्यों तथा रेंसवेयर के कार्यों में अधिक भिन्नता नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा इस पे फर्क नहीं था, दोनों सेम ही थे। और व्यवस्था करने पर कार्य भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति तथा नीति निर्माण की योजना वस्तुतः उचित व्यवस्था पर ही आधारित होती है। योग्य नेता द्वारा कार्य सफलता हेतु व्यवस्था पर आधारित अधिक ध्यान दिया जाता है। उचित व्यवस्था ही उत्तम अनुशासन को जन्म देती है। उदाहरणतः किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने सभी साथी अध्यापकों के साथ किसी विशेष उत्सव को आयोजित करने की योजना बनाते हैं, अथवा जो अध्यापक हैं अध्यापकों तथा छात्रों के साथ साथ यदि छात्रों की मैदान में बैठने की व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है और छात्रों को आयोजनों में बैठने उठने तथा सभ्यतापूर्ण व्यवहार करने की सुशिक्षा दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ दिया गया कुछ वरिष्ठ जो अध्यापकों को अनुशासन के प्रति सजग रहने के लिए पहले ही तैयार कर दिया जाता है। तो संपूर्ण उत्सव एवं आयोजनों में पूर्ण सफलता मिलती है तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी एक अपूर्व आत्मगौरव की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज क्या क्या देख लिया है, शैक्षिक नीति के कार्य। ठीक है, तो काफ़ी देखिए जितना भी है ये पहला जो यूनिट है पूरा आपको ये मान के चलिए शैक्षिक नीति से काफ़ी अच्छा, और इससे अच्छी बात ये है कि आपके आसपास वाला जो मैंने बताया कि माहौल के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, बट रिलेटेड होना चाहिए कि इसी से ही मतलब कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। प्लस देखिए कोशिश मैं ये करूँगा ये पहले जब पूरा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा फिर इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले वो भी हम लोग कंप्लीट कर लें, और फिर इसके बाद लास्ट में जब एग्जाम होगा उससे पहले मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।